हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी मजेदार होने के साथ साथ काफी इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस के सबसे ताकतवर और मशहूर रानी के बारे में। दोस्तों, इतिहास की किताब में जितनी चर्चा इस रानी की होशियारी और बहादुरी की हुई है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा इस रानी की अय्याशी के बारे में की गई है। दोस्तों, ये रानी इतनी बड़ी अय्याश थी ना कि इसने इस मामले में बड़े से बड़े अय्याश बादशाहों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस रानी की लिस्ट में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुछ खास जानवर भी शामिल हुआ करते थे, जिसमें खास करके एक घोड़ा भी शामिल था, जिसको रानी का सबसे करीबी माना जाता था। दोस्तों, इतिहास में इस रानी को कैथरीन द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस की सबसे ताकतवर, होशियार और सबसे तेज अय्याश रानी के बारे में, जिसका नाम है कैथरीन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे दर्शक इस चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, कैथरीन द ग्रेट 1762 से 1796 तक रूस की सम्राज्ञी थी, जो किसी भी महिला रूसी नेता का सबसे लंबा शासन था। उसने अपने शासनकाल में काला सागर और मध्य यूरोप में रूस की सीमाओं का विस्तार किया। उसने अपने देश के लिए पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा दिया। दोस्तों, कैथरीन द ग्रेट का जन्म 2 मई 1729 जर्मनी के स्टेटिन में सोफिया फ्रेडरिक अगस्ते के जहां पर हुआ। वो फ्रेडरिक के रूप में जानी जाती थी। उसके पिता प्रुशिया प्रिंस क्रिश्चियन ऑगस्ट वॉन एनलज़बुस थे और उनकी मां होल्स्टीन गोटर्प की राजकुमारी जोहाना एलिजाबेथ थी। दोस्तों, 1745 में 16 साल की उम्र में उन्होंने ड्यूक ऑफ होल्स्टीन गोटर्प की कार्ल उल्रिच से विवाह किया, जो कि पीटर द ग्रेट के पोते थे, और यही वो समय था जब उन्होंने कैथरीन नाम लिया। दोस्तों, उस समय रूस पर पीटर महान की बेटी महारानी एलिजाबेथ ने शासन किया। महारानी एलिजाबेथ की मौत के कुछ ही समय के बाद उनके पति 1761 में सम्राट बने और उन्होंने इस साम्राज्य पर पीटर थर्ड के रूप में शासन किया। दोस्तों, पीटर थर्ड को केवल 6 महीने तक शासन करने के बाद ही कैथरीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीटर थर्ड का तख्ता पलट कर दिया और 1762 के सितंबर में कैथरीन द्वितीय नाम के तहत रूस की महारानी बन गई। दोस्तों, ये रूसी साम्राज्य के स्वर्ण युग की शुरुआत थी। कैथरीन पीटर थर्ड की विपरीत एक असली शासक थी। भले ही वो एक देशी प्रुशिया थी, वो रूस को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहती थी और रूस के प्रति उनकी भक्ति उनके अनुयायियों द्वारा बहुत प्रशंसित थी। दोस्तों, कैथरीन को महारानी बनाने के बाद रूस में काफी विकास हुआ। दोस्तों, रूस के शक्तिशाली साम्राज्य बनने के लिए क्षेत्र में प्रमुख बंदरगाहों पर नियंत्रण रखना आवश्यक था। काला सागर तुर्क साम्राज्य के शासन में था और नियंत्रण जीतने के लिए रूसी और तुर्क साम्राज्य 1 शताब्दी से अधिक समय तक युद्ध में थे। कैथरीन द ग्रेट के नेतृत्व में सफल लड़ाई के साथ रूसी साम्राज्य ने काला सागर के नियंत्रण को सुरक्षित किया और रूसी साम्राज्य यूरोप की एक प्रमुख शक्ति बन गया। दोस्तों, कैथरीन ने 1782 में अन्य देशों में मौजूद शैक्षिक प्रणालियों का निरीक्षण और विश्लेषण करने के लिए कैथरीन द ग्रेट द्वारा एक कमीशन स्थापित किया गया और एक कानून लागू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप निःशुल्क प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हुई। उन्होंने विषयों और शिक्षण विधियों के साथ शिक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान करके शैक्षणिक प्रणाली की संरचना की। इस शैक्षणिक सुधार ने समाज को बहुत प्रभावित किया, क्योंकि शिक्षा अधिक उपलब्ध थी और सरकार ने कला, विज्ञान और दर्शन प्रायोजित किया था। उन्होंने कई बोर्डिंग स्कूल और अनाथ आश्रमों की स्थापना की और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी सुधार किया। दोस्तों, कैथरीन ने तब प्रांतों में सरकार का पुनर्गठन शुरू कर दिया, कुलीनों की भूमिका को मजबूत किया और संचालन को और अधिक कुशल बनाया। उसने नगरपालिका सरकार को सुधारने और शिक्षा का विस्तार करने का भी प्रयास किया। दोस्तों, वो चाहती थी कि रूस को सभ्यता के एक मॉडल के रूप में देखा जाए, इसलिए उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग की राजधानी को संस्कृति के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कला और विज्ञान पर काफी जोर दिया। दोस्तों, रूस देश की सीमाओं को बढ़ाने और इसके शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए कैथरीन की प्रशंसा हमेशा की जाएगी। दोस्तों, उसके शासनकाल के अंत में रूस 2 लाख वर्ग मील से अधिक पश्चिम और दक्षिण में विस्तृत हो गया था। प्रांतों को पुनर्गठन किया गया
और शहरों को पुनर्निर्मित, विस्तारित या खरोंच से बनाया गया था। व्यापार का विस्तार हुआ था, सैन्य लड़ाई जीत ली गई थी और शाही दरबार यूरोप के महानतम दिग्गजों के आकर्षण में बदल गया था। दोस्तों, कैथरीन साहित्य का एक संरक्षक था जिसने रूसी संस्कृति को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश क्वींस एलिजाबेथ और विक्टोरिया सहित कुछ महिलाओं में से एक को उनके नाम पर युगांतरकारी रूप से प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। दोस्तों, यद्यपि बाहर के पर्यवेक्षकों ने उसकी ऊर्जा और प्रशासनिक क्षमता को स्वीकार किया, उन्होंने उसे एक कठोर, बेईमान शासक और अहंकारी दिखावा और दबंग के रूप में देखा। एक महिला जो कार्रवाई की क्रूरता हो सकती थी जब वो उसे या राज्य को सेवा देती थी। दोस्तों, कैथरीन ने रूस तुर्की की युद्ध के दौरान कैथरीन ने तुर्की के खिलाफ जाने में ऑस्ट्रिया के समर्थन की मांग की और तुर्की की यूरोपीय भूमि को जब्त करने की योजना बनाई। दोस्तों, 1787 में तुर्की के शासन ने रूस पर युद्ध की घोषणा की। रूस तुर्की युद्ध को 4 साल हो गए, लेकिन रूस ने तुर्की से बड़ी मात्रा में भूमि प्राप्त की और कीमिया पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, उस समय तक ऑस्ट्रिया और अन्य यूरोपीय शक्तियां रूस के साथ अपने गठबंधनों से पीछे हट गईं। इसलिए कैथरीन को कॉन्स्टेंटिनोपल के रूप में भूमि पर कब्जा करने की अपनी योजना का एहसास नहीं हुआ। दोस्तों, पोलिश राष्ट्रवादियों ने फिर से रूसी प्रभाव के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 1793 में रूस और प्रशिया ने अधिक पोलिश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1794 में रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने पोलैंड के बाकी हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। दोस्तों, पोलैंड के राजा स्टैनिस्लास कैथरीन के पूर्व प्रेमी थे और 1768 में कैथरीन ने विद्रोह को दबाने में मदद करने के लिए पोलैंड में सेना भेज दी। दोस्तों, विद्रोहियों को एक सहयोगी के रूप में तुर्की लाया गया और तुर्क ने रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। जब रूस ने तुर्की सैनिकों को हराया तो ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने रूस को युद्ध की धमकी दी। रूस और ऑस्ट्रेलिया ने 1772 में पोलैंड का विभाजन किया। 1774 तक रूस और तुर्की ने एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके साथ रूस ने शिपिंग के लिए काला सागर का उपयोग करने का अधिकार जीत लिया। दोस्तों, रूस अभी भी तकनीकी रूप से तुर्कों के साथ युद्ध में था। कोजेक यमलियन पुगाचेव ने घर में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने दावा किया कि पीटर III अभी भी जीवित था और कैथरीन को जमा करने और पीटर III के शासन को बहाल करने से सर्फ और अन्य लोगों का उत्पीड़न समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, विद्रोह को हराने के लिए कई लड़ाइयां हुई और इस विद्रोह के बाद, जिसमें कई निम्न वर्ग शामिल थे, कैथरीन ने समाज के उस स्तर को लाभ पहुंचाने के लिए अपने कई सुधारों का समर्थन किया। दोस्तों, कैथरीन को चिंता थी कि उसका बेटा पॉल भावनात्मक रूप से शासन करने के लायक नहीं था। उसने उत्तराधिकार से हटाने और पॉल को बेटे अलेक्जेंडर का नाम वारिस के रूप में रखने की योजना बनाई। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वो परिवर्तन कर पाता, 17 नवंबर 1796 को उसकी मृत्यु हो गई। उसका बेटा पॉल सिंहासन पर चढ़ गया। दोस्तों, कैथरीन एक होशियार रानी थी। कहते हैं कि जहां अच्छाई होती है वहां किसी न किसी रूप में बुराई भी होती है। दोस्तों, कैथरीन में एक बहुत बड़ी बुराई थी। दोस्तों, कैथरीन रूस के इतिहास की सबसे अय्याश रानी थी। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए कि आप कहां से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कैथरीन ने अपने पति पीटर से संबंध खत्म करने के बाद अपने महल में सैकड़ों सेक्स गुलाम पाले थे। रानी के हर छोटे बड़े काम के लिए कुंवारे जवान सेवक तत्पर रहते थे। रानी ने अपने महल के हर कमरे में इन गुलामों को तरह तरह के काम दे रखे थे। खास बात यह है कि रानी के महल में कोई सेविका नहीं थी। रानी अपने निजी और अंतरंग कामकाज गुलामों से करवाना पसंद करती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि कैथरीन और उनके पति पीटर के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। रानी की बायोग्राफी कैथरीन द ग्रेट लव, सेक्स एंड पावर में इस बात का जिक्र है कि 8 साल तक दोनों को कोई संतान नहीं हुई और जनता के बीच पीटर की मर्दानगी को लेकर बातें उठने लगी। दोस्तों, रानी अपनी यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैचलर पार्टी कराती थी, जहां राज्य के जवान लड़कों को पार्टी करने के लिए बुलाया जाता था। दोस्तों, रानी इन युवकों के साथ सेक्स प्रयोग करती और अपनी यौन आकांक्षाओं को बनाए रखने के हर संभव प्रयास करती। दोस्तों, रानी अपने कमरे में यौन आकृतियों वाली मसाज कुर्सियां भी रखती थी, जो कैथरीन में अजीबोगरीब यौन अतृप्ति थी उसे पूरा करने के लिए इसका प्रयोग करती थी। दोस्तों, कैथरीन अपने गुलामों से सेक्स करती थी। दोस्तों, रानी की अय्याशी यहीं पर समाप्त नहीं होती। रानी की मौत भी बहुत ही रहस्यमय है। रानी की मौत के बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। दोस्तों, हालांकि रानी की मौत को लेकर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का कहना है कि रानी की मौत टॉयलेट सीट पर बैठे बैठे हार्ट अटैक से हुई, जबकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि रानी घोड़े के साथ संभोग करने की कोशिश करते वक्त मारी गई। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।